तो पंचमक्कारों की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ज़रा इसका जो आंदोलन हो रहा है, इसमें पंचमक्कारों की क्या भूमिका रही है? इस पर भी पहले थोड़ा प्रकाश डालें, उसके बाद फिर हम आगे इसको और इसके बारे में चर्चा करेंगे। पंचमक्कारों में से मैं थोड़ा-सा बिखराव के साथ कहूँगा। पहला हम माओवादियों को ले लेते हैं। आप अगर देखेंगे पंचमक्कारों में कि हमारे जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शासक हैं, मुख्यमंत्री हैं, आज बहुत अच्छा होता यदि केंद्र सरकार उसको बर्खास्त कर देती। लेकिन केंद्र में जानता हूँ ये हौसला जो था वो इंदिरा गांधी के अलावा किसी में नहीं था। बुरा लगेगा काफी लोगों को। आज देखिए गुरनाम सिंह जो चडूनी है, जो इस हरियाणा में किसान आंदोलन को खड़ा करने के का पूरा खेल करता रहा और वो आगे जो है उसने निर्दलीय हरियाणा से चुनाव भी लड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में उसकी पत्नी बलविंदर कौर आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है। योगेंद्र यादव जब जेएनयू में हिंसा हुआ वहां भी योगेंद्र यादव मौजूद था। शाहीन बाग में हिंसा हुआ, योगेंद्र यादव मौजूद था। जामिया में हिंसा हुआ, योगेंद्र यादव मौजूद था। आज किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली को दहलाया गया, योगेंद्र यादव मौजूद था। योगेंद्र यादव कभी आम आदमी पार्टी को खड़ा करने वालों में शामिल रहा है। और योगेंद्र यादव जो है ये यूपीए सरकार में, आपको ध्यान ही नहीं होगा कि यूजीसी का सदस्य था। ये हमारे लिए सिलेबस लिखता था हमारे बच्चों के लिए। और आप सबसे वाकिफ होंगे कि सीएसडीएस के थिंक टैंक से वो जुड़ा हुआ था। अब मैं इसमें बताना चाहूंगा कि सीएसडीएस में फंड कहां से आता है। पंचमक्कार में मैं आपको बताऊं कि फंडिंग का एक बड़ा खेल है। तो फंड कहां से आते हैं सीएसडीएस में, इसलिए आपको एक आदमी सब जगह दिखेगा। और इसके पीछे जो मैं विदेशी पंचमक्कार की बात कर रहा हूँ, माओवादी, मार्क्सवादी, मसीहवादी, मोहम्मदवादी, ये फंड का बड़ा पीछे जब हम देखते हैं कि मनी ट्रेल को पकड़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे काम कौन लोग करते हैं। तो इसलिए एक चेहरा आप ले लीजिए योगेंद्र यादव का। योगेंद्र यादव हर जगह हर स्पेशलिस्ट में वो पहुंचा हुआ है और उसने 26 जनवरी के लिए तो धमकी दी थी कि वो आंदोलन वो लोग करेंगे। वो सीएसडीएस से जुड़ा रहा। सीएसडीएस में फंड कहां से आता है? सीएसडीएस का थिंक टैंक इनिशिएटिव जो है उसमें जो फंडिंग बताई गई उनके वेबसाइट में, वो आता है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से, वो आता है यूके डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से। याद रखिए सब जगह खालिस्तानी कहाँ भरे हैं, वो वहां से फंड कहाँ से आ रहे हैं। ये आता है विलियम एंड फ्लोरा हॉलेट फाउंडेशन से, वो आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन से। नॉर्वे की है एजेंसी है डेवलपमेंट, वहां से, नीदरलैंड से। यानी बड़ी संख्या में ये जो विदेशी फंडिंग है जो आपको डायरेक्ट योगेंद्र यादव के अकाउंट में नहीं दिखेगा। हमने आपको एक सीएसडीएस का उदाहरण दिया, लेकिन ऐसे अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, ऐसी इनकी फंडिंग की शाखाएं फैली है जिसको हालांकि सरकार ने 20,000 एनजीओ पे रोक भी लगाई है जो विदेश से फंड ले रहे हैं और एफसीआरए का वायलेशन करते हैं। इसके बावजूद वही एक चेहरा किसान नेता भी हो जाता है, वही एक चेहरा सीएए का विशेषज्ञ भी हो जाता है, वही एक चेहरा एनआरसी का विशेषज्ञ हो जाता है, वही चेहरा छात्र आंदोलन का विशेषज्ञ हो जाता है। तो सरकार क्या सोच रही है? सरकार क्या योगेंद्र यादव को नजरबंद कर गिरफ्तार करने पे क्या मोदी सरकार की सत्ता पलट जाएगी? जनता इंदिरा गांधी की तरफ सहानुभूति वोट योगेंद्र यादव की पार्टी को देगी जिसको 100 वोट भी एमसीडी के चुनाव में नहीं मिलते। सरकार कर क्या रही? ये आदमी हर जगह मौजूद है, देश में अराजकता पैदा कर रहा है। इसकी फंडिंग के सोर्स को कौन खंगालेगा? ये यूजीसी में बैठा रहा, उस जमाने में ये हमारे बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस की किताब लिखता रहा, ये सोनिया के एनएसी का मेंबर रहा। ये पूरी तरह से एनजीओ फंडेड व्यक्ति है। सरकार ऐसे लोगों को, और ये सरकार जब 370 पे अब्दुल्लाओं को, महबूबाओं को नजरबंद करके इतने बड़े मामले को सॉल्व कर सकती है, खत्म कर सकती है और उसको बहुत अच्छे से उसका निस्तारण कर सकती है, तो ये इसको क्यों नहीं कर पा रही? इसलिए नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि सरकार भी कहीं न कहीं एक विक्टिमाइजेशन खेलती है और उसमें लगता है कि इनको अगर करेंगे तो जनता क्या कहेगी। जनता इसको तो 100 वोट भी नहीं दी है, ये मैं सरकार को कहना चाहता हूँ।
की जनता ने इसको 100 वोट भी एमसीडी दिल्ली के चुनाव में नहीं दिए हैं। इसलिए ऐसे लोगों को आप, राहुल गांधी को 4 घंटा बैठा लीजिए आप, अगर वो देश तोड़ने जैसी बात कर रहा है उससे पूछताछ क्यों नहीं हो सकती? वो पैरेलल सत्ता क्यों बना हुआ है? वो 50 सांसदों के साथ एक पैरेलल सत्ता बना हुआ है। 3 पार्टियां मिलके महाराष्ट्र में उथल-पुथल मचा रही है। 105 विधायक, सबसे बड़ी पार्टी विधायक वाली भाजपा बैठी हुई एक राम कदम के अलावा कोई दिखता ही नहीं। ये स्थिति है इनकी। तो सत्ता मिलना अलग बात है, चलाना बिल्कुल दूसरी बात है। और जिस तरह वाजपेयी जी की सरकार के साथ इन लोगों ने किया, वही लोग काम कर रहे हैं। मैंने इसमें आपको एक भूमिका चढ़ूनी का बताया ही। चढ़ूनी की पत्नी बलविंदर कौर आम आदमी पार्टी पर चुनाव लड़ चुकी है, और आम आदमी पार्टी इस तथाकथित किसानों को वाईफाई नेटवर्क और सब उपलब्ध करा चुका है। तो इस माओवादी जो नेक्सस है, योगेंद्र यादव माओवादी है, अरविंद केजरीवाल माओवादी है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी माओवादी है, दर्शन पाल, आपने दर्शन पाल के बारे में तो आपने जो क्रांतिकारी किसान यूनियन का नेता है दर्शन पाल, वो दर्शन पाल पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया यानी माओवादी संगठन के संस्थापकों में से है। पर संबित पात्रा बोल देंगे, पीयूष गोयल लूज टॉक में बोल देंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे। और मैं उदाहरण देता हूँ कि शेख अब्दुल्ला, और ये उदाहरण मैंने परसों भी दिया है, शेख अब्दुल्ला ने सरदार पटेल को कुछ धमकी दी। संसद की बात है, सरदार ने कहा दिल्ली से बाहर निकल पाओगे, वो देश के उस वक्त की मंत्री थे। तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने जो कहा, शेख अब्दुल्ला मिमियाने लगा। आप जब दिल्ली पुलिस के साथ बैठक कर रहे हैं और आपको 26 जनवरी देश की गणतंत्रता की बात, गणतंत्र हम वो दिन हमारा संविधान हमको मिला, आप उसी वक्त दिल्ली पुलिस इनको नजरबंद कर सकती थी कि 26 जनवरी के बाद छोड़ा जाएगा। नहीं हो रहा आंदोलन, नहीं महिला पुलिसकर्मी पीटी जाती, नहीं पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश होती, नहीं दिल्ली को रौंदा जाता, और ना हमारी संप्रभुता, हमारे स्वतंत्रता की निशानी लाल किला पर कोई खालिस्तानी झंडा फहरा पाता। लेकिन ये सरकार ने छोड़ दिया। मैंने सोर्स से बात की है तो उसमें कहा कि 4 दिन पहले से सारे आईबी के इनपुट थे, और इस इनपुट में साफ कहा गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस को ये कहा गया गृह मंत्रालय से कि रूट दीजिए, जिसके बाद सब मीडिया कर रही है पर आपको इंटरनल खबर नहीं बता रही, रूट दे दीजिए और यहाँ शांति से ट्रैक्टर चला के चले जाएंगे। रूट दिया गया और कितनी शांति से ट्रैक्टर चली वो लोग देख रहा है। अब माओवाद के बाद मैं आता हूं आपको कि मसीहवाद पे पूरी तरह से पंजाब धीरे धीरे धर्मांतरण की कैद में, इसमें बड़े पैमाने पर मैंने जो आपको फंडिंग बताई, फंडिंग एजेंसियों के नाम दिए, सब ईसाई पंडित मिशनरीज, जो ईसाई मिशनरीज है उसको फंड करते हैं। आप देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स का अभी जो ट्विटर पे चल रहा था कि अगर योगी ले तो हिंदू अतिवादी नेता शपथ ले रहा है, और जो बाइडेन जो बाइबल पे हाथ रख के शपथ लेता है वो बहुत उदारवादी हो जाता है। तो एक बड़ी फंडिंग धर्मांतरण के लिए, जो पंजाब पूरी तरह से धर्मांतरित हो रहा है, गांव गांव में चर्च खुल रहे हैं, और क्रिश्चियन मिशनरीज इस सरकार को, मोदी सरकार को गिराने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। झारखंड में हुआ, आपको शुरुआत में ही याद होगा कि दिल्ली में जो केजरीवाल, माओवादी केजरीवाल है, उस 4 चर्चों पे हमले कराए गए, वो खुद मिशनरीज ने किए, बाद में खुले। महाराष्ट्र के चर्चों पे हमले कराए गए, वो खुद मिशनरीज ने कराए गए। बंगाल में 4 ननों के रेप का मुद्दा उठाया गया, रेपिस्ट जब बांग्लादेशी मुस्लिम निकले तो उस मामले को दबाया गया, लेकिन उसमें भी मोदी सरकार को घेरा गया। तो जब आपके झारखंड में धर्मांतरण विरोधी लॉ बनाया गया, तो रघुवर दास को हटाने के लिए कितनी लॉबिंग हुई, खुद पीएम को भी लेटर लिखा गया, और पूरा मिशनरी तंत्र मिलकर रघुवर दास की सत्ता गई और हरा दिया। छत्तीसगढ़ में गांव के गांव, जो आदिवासी गांव है, हमारे वनवासी हैं, वो गांव के गांव क्रिश्चियन मिशनरीज हो चुके हैं, भाजपा को सत्ता से हटा दिया। ये बात भाजपा को क्यों नहीं समझ में आती है? लक्ष्मणानंद से लेकर और असीमानंद तक लगातार वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन भाजपा को ये बात समझ में नहीं आती। और इसीलिए पंजाब में इसमें जो बड़े पैमाने पर आपको जो दिख रहा है कि खालिस्तानी, उस खालिस्तानी के पीछे मिशनरीज का दिमाग पूरा काम कर रहा है। उनकी पूरी सोच बदल दी गई है, और उनको ये लगता है कि वो पूरी अंग्रेजी में उनके लिटरेचर उपलब्ध कराए गए हैं उनको, और उनको ये लगता है कि
वो जो अब्राहमिक रिलीजन के ज्यादा करीब हैं, सबकी एक किताब है, उनको समझाया गया है कि उनके ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट है, बाइबल है, उनके कुरान है, तो आपके गुरु ग्रंथ साहब हैं, उनमें पैटर्न करके पूरी किताब साहित्य रचा गया है धर्मांतरण का। जो खालिस्तानी मूवमेंट आप देखेंगे उसमें पूरा साहित्य है जो हिंदू धर्म का एक अंग था, सिख धर्म, उसको पूरी तरह से उन लोगों ने बनाया है कि आप अब्राहमिक रिलीजन के ज्यादा नजदीक हो, हिंदू के नहीं, और यही उनपे उनके अंदर एक जहर बोया गया है। और इसको जो मोहम्मदवादी है वो फंड जो है कनाडा, ब्रिटेन, इन सब का जो जहां से खालिस्तानी खड़े हैं मूवमेंट खड़ा किया जा रहा है, और सपोर्ट पूरा पाकिस्तान का आपने अभी परसों तरह तो पुलिस का देखा भी कि 308 ट्विटर हैंडल या 310 जो भी है वो वहां से चल रहे हैं। तो वो पूरा फंड, और इसीलिए इसमें नारे लगाए गए उस एकता को दिखाने के लिए कि उमर खालिद को रिहा करो, शर्जील इमाम को रिहा करो। टोपी और पगड़ी एक साथ दिखाए गए, शर्म भी नहीं आते जिन्होंने हमारे गुरुओं की हत्या की, वो बलिदान हुए। गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी के प्यारे शहजादे, उनके साथ बैठकर ये लोग टोपी और पगड़ी खेल रहे हैं। असल में ये पीछे पूरी मेंटलिटी बदल दिया धर्मांतरण ने। और जो आपको इसमें मैकालेवाद है, जो अंग्रेजी, उनका पूरा अंग्रेजी में लिटरेचर तैयार किया गया है कि आप अब्राहमिक रिलीजन के ज्यादा नजदीक है, हिंदू आपका शत्रु है। इसीलिए आप देखिएगा कि पंजाब जो भारत में है उसकी मांग ये कर रहे हैं, परंतु जो पंजाब पाकिस्तान में है उसकी मांग वो नहीं करते खालिस्तान मूवमेंट के लिए। तो पूरी तरह से ये फंडेड मसीह का, मोहम्मद का माओवाद समझाएगी आपको। पूरा जो अभिजन मैकालेवाद है उसका पूरा जो लिटरेचर तैयार किया गया है जो इनको हिंदू धर्म से काटने के लिए है। और मीडिया की भूमिका तो आपको मैंने बता ही दिया आज कि जो ब्लैक खालिस्तानी पढ़ाया गया उसको एनडीटीवी, शेखर गुप्ता का प्रिंट और अरुण पुरी का इंडिया टुडे के रिपोर्टर को मारा भी गया है। और इन बेशर्मों को मारने से कोई असर नहीं है, ये तो मार खा के भी उन्हीं के चूंकि फंड है तो उनके पक्ष में लिख रहे हैं कि ये तो निशान साहब के झंडे हैं, खालिस्तानी झंडा नहीं है। तो निशान साहब का झंडा लाल किला पर फहराने की जरूरत क्या है? तो ये पूरी तरह से एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है। उस कॉन्स्पिरेसी पूरा एक भारत की सरकार और हिंदू धर्म के प्रति है। आप देखेंगे कि हिंदुओं को गाली, आप चाहे वो जामिया में हो, चाहे अलीगढ़ में हो, चाहे आपने यहाँ भी देखा होगा कि हिंदू के विरोध में पोस्टर लगे थे। तो ये एक बड़ा जो है एक ग्रुप है पूरा, इन सबका मिलकर ये लगातार कर रहा है। और शाहीन बाग जो एक प्रयोग था इन लोगों का वो सफल हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी उसमें थी साफ तौर पर, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस के सोर्स से भी बात कर रहा था, क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ। पुलिस पहले दिन हटाना चाहती थी लेकिन सरकार का आदेश था कि नहीं, इनको चुपचाप बैठने दीजिए, शांति से बैठने। शांति से बैठते बैठते दिल्ली के 53 लोगों की जान ले लिया दंगा करके। यहाँ भी यही हुआ कि इनको नहीं घुसने देना है। आईबी का इनपुट है, मैं आपको इंटरनल सोर्स से बता रहा हूँ, पर यहाँ कहा गया नहीं आएंगे, रूट दे दीजिए। सरकार ने कहा रूट दे दीजिए, इन्होंने रूट दिया कि शांति से ट्रैक्टर चला के चले जाएंगे। सवाल है 26 जनवरी को देश जब को संविधान मिला, आप उनको रूट देने की गलती कैसे कर सकते? और ये गलती किया है, ये साफ तौर पर दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय का फेलियर है कि इतना बड़ा आईबी का इनपुट होते हुए भी लाल किला पे झंडा फहरा दिया गया। ये भारत की संप्रभुता को चुनौती है, और इस चुनौती को यदि वो ये नहीं ले पाते हैं तो याद रखिए कि जनता सब देखती है, जनता ने सबको देखा है। और जनता जब जानती है कि जब हमें ही लड़ना है तो किसी और की फिर क्या जरूरत है, कोई भी आए कोई भी जाए।